हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली रिलेटेड है प्रोजेक्ट से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट की बेसिक डिफिनेशन क्या होती है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफिनेशन डिफाइन की प्रोजेक्ट की, लेकिन प्रोजेक्ट का जो बेसिक फिनोमिना होता है वो बेसिकली टाइम से रिलेटेड होता है, बजट से रिलेटेड होता है, आप किस एस्पेक्ट में अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। तो इसी के कंस्ट्रेंट में हम प्रोजेक्ट के डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। सो ए प्रोजेक्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट डेडिकेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ प्लान करते हैं, ठीक है, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, विद इन बजट, in conformance with predetermined program specification। तो जो प्रोजेक्ट का एक बेसिक सार निकल के आया वो ये है कि आपकी जो भी प्री प्लानिंग है उस प्री प्लानिंग को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, विद इन टाइम, विद इन बजट एंड विद इन प्री डिटरमाइंड कंडीशंस। मतलब आपको अपने गोल को अचीव करना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने कुछ प्लानिंग की और आपने उस प्लान को एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर कंप्लीट कर लिया, एक स्पेसिफाइड बजट के अंदर कंप्लीट कर लिया और प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के तहत आप अपने गोल को अचीव अगर कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं एक प्रोजेक्ट। तो बेसिकली प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, अपने गोल को अचीव करना है प्री डिटरमाइंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए, विद इन बजट, विद इन टाइम। तो now a project can be defined as a scientifically evolved work plan devised to achieve a specific objective within a specified period of time. Project can differ in their size, nature of objectives, time duration and complexity. However, projects partake of the following three basic attributes. तो यहाँ ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट के जो है मेनली तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे किसी भी एंटिटी की अगर बात करें तो हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट भी एक एंटिटी की तरह है और बेसिकली हम इस एंटिटी को यूज करके अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड प्लान्स हैं, कुछ बजट्स है, एक लिमिटेड टाइम है। हमें उन्हीं लिमिटेड टाइम में अपने कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए, प्री डिटरमाइंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट एक एंटिटी है और उस एंटिटी की कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या है, क्योंकि जब तक हमें एट्रीब्यूट्स नहीं पता होंगे हम अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या है प्रोजेक्ट के? पहला है एक कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा है डेफिनेट टाइम पर्सपेक्टिव। वही सारी चीजें जो अभी हमने बताया आपको कि आपके पास प्री डिटरमाइंड कंडीशंस होनी चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, बजट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या बेसिकली से एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे ही हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि हम अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है? तो जो पहला एट्रीब्यूट है प्रोजेक्ट का वो है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या प्लानिंग बना रखा है, क्या सेट ऑफ एक्शन आप परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें जो है हमारी कोर्स ऑफ एक्शन कहलाती हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को हमारे पास किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक प्लान है, ठीक है। वो प्लान अभी पैसिव फॉर्म में, अभी वो एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव कब हो जाएगा? जब वो प्लान हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोजेक्ट में। तो अभी बेसिकली हमारे पास जो प्लान है वो क्या है? एक सेट ऑफ एक्शन है, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन है। और अगर उन कोर्स ऑफ एक्शन को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो पहला एट्रीब्यूट जो प्रोजेक्ट का क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन। आप ये प्लान करिए कि आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपने प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। ओवरऑल कहने मतलब जो बेसिक सेटअप, बेसिक प्लान ऑफ एक्शन है वो आपका यहाँ पे तैयार होना चाहिए। दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आप जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट को लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव है,
ठीक है। नॉर्मली अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लोकल मार्केट को कवर करना है, इंटरनेशनल मार्केट को कवर करना है, ठीक है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें डिफाइन करना होता है। तीसरा है डेफिनेट टाइम पर्सपेक्टिव, मतलब अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का एक टाइम कंस्ट्रेंट दे दिया कि 1 साल के अंदर हमें प्रोजेक्ट लगा के स्टार्ट कर देना है, तो आपको विद इन 1 ईयर अपना प्रोजेक्ट आपको जो है स्टार्ट कर देना है। तो डेफिनेट टाइम पर्सपेक्टिव में आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का समय तो बताना ही बताना होता है, एज वेल एज बाकी टाइम्स भी डिफाइन करने होते हैं, जैसे कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कितना समय लेगा प्रोडक्शन प्रोसेस बाद टेस्टिंग जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लगेगा, टेस्टिंग प्रोसेस के बाद जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है वो कितना समय लेगी, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कितना समय लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट में हर एक एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो टाइम है वो डिफाइन कर देते हैं, ताकि हम किसी भी एक्शन को इस स्पेसिफाइड टाइम में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। Every project has started point and end point with specific objective. हर प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने का भी समय होता है और उसके अंत करने का भी समय होता है विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो हमें ये पता होगा कि इस डेट में स्टार्ट होना है, और स्टार्ट होने के समय में हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, कितनी मैन पावर होनी चाहिए, क्या रॉ मटेरियल होना चाहिए, और एक खत्म होने का भी डेट हमारे पास होगा। उस समय कंडीशंस लिखी होंगी कि आपका प्रोजेक्ट तब कंप्लीट माना जाएगा जब आप इन टर्म्स को आप इन टर्म्स को जो है अचीव कर लेते हैं। तो वही कह रहा है, एवरी प्रोजेक्ट हैज स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक डेफिनेशन, जिसमें बताया गया है कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि टाइम है, बजट है, हमारे डिमांड कंडीशन से, इनको फॉलो करते हुए अगर अपने गोल को अचीव करते हैं तो उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात चीज जो एंटरप्रेन्योर होता है, बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर अपने प्लान्स को, अपने डिसीजन को, अपने बिजनेस आइडिया को जब एक रनिंग कंसर्न में कन्वर्ट कर देता है, मतलब अभी उसके पास जो आइडिया है वो पैसिव फॉर्म में है, जब वही आइडिया एक एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी जो उसके पास बिजनेस आइडिया है, अगर वो बिजनेस आइडिया एक रनिंग कंसर्न में आ जाएगा, यानी एक रनिंग एंटिटी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक प्रोजेक्ट का रूप ले लेता है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला फेज होता है प्रोजेक्ट का सिलेक्शन। तो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट को समझना, और प्रोडक्ट को समझने से ज्यादा जरूरी है मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की नीड को समझना। तो ओवरऑल ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो मार्केट, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो। तो किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो प्रोजेक्ट जो है किसी भी एंटरप्रेन्योर का एक बिजनेस आइडिया है, जिसको हम एक रनिंग एंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। लेकिन हमने सपोज करें बिजनेस किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस आइडिया था, उस बिजनेस आइडिया को अगर मैंने एक रनिंग एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, इट मींस मैंने प्रोजेक्ट उस आइडिया को एक प्रोजेक्ट में, एक रनिंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन उस रनिंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना ही हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है कि उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और प्रोडक्ट मार्केट में सेल भी हो, और सेल हो तो हमें कुछ रेवेन्यू आए, हमें कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि हमने वो जो प्रोजेक्ट लगाया है ओवरऑल प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगाया है। तो प्रॉफिट कब आएगा? जब हम सही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट में जिसकी डिमांड है उसके लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें जिसकी मार्केट में डिमांड है। उसके लिए हमें मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर के नीड को पहचानना होगा, समझना होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाने जाते हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का सिलेक्शन न करें, आप मार्केट सर्वे करें, मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के नीड को समझें, उसकी नीड्स को जानने के बाद अगर आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर पाते हैं, तब आप उस प्रोडक्ट के बिहाफ में आप क्या प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, कैसे लगाना चाहते हैं, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, मैन पावर्स क्या होंगी, मशीनरीज क्या लेंगे, क्या टेक्नोलॉजी लगाएंगे, कितना कैपिटल लगेगा, कितना समय लगेगा, तब ये सारी चीजें आती हैं प्लानिंग के तहत, एक कोर्स ऑफ एक्शन में। तब ये सारी चीजें आती है इसमें, एक कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है?
कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आफ्टर प्रोडक्शन क्या उस प्रोडक्ट में ये सारी क्वालिटी एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, ये सारी चीजें जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आती है, जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग सारी प्लानिंग करेंगे, उसकी टेस्टिंग के रिगार्डिंग सारी प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। और टाइम कंस्ट्रेंट्स के रिगार्डिंग तो मैंने बताया कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने समय में हमारा प्रोडक्शन होगा, कितने समय में हमारी क्वालिटी टेस्टिंग होगी, कितने समय हमारा मार्केटिंग होगा, तो ये सारी चीजें। तो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट बेसिकली एक किसी भी बिजनेस प्लान को या किसी भी आइडिया को रनिंग एंटिटी में कन्वर्ट करना, यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए रनिंग एंटिटी में उस बिजनेस आइडिया उस प्लान को रनिंग एंटिटी में कन्वर्ट करना ही क्या है, प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कोई आइडिया था, आपके पास कोई बिजनेस प्लान था, उस बिजनेस प्लान को आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए एक रनिंग एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट कहलाता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट तब कहलाएगा जब वो स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो, स्पेसिफिक बजट में कंप्लीट हो और प्री डिफाइंड कंडीशंस में कंप्लीट। जैसे कि सपोज के लिए आपको बजट था 10 लाख का, आपने प्रोजेक्ट जब कंप्लीट किया तो ओवरऑल कैलकुलेट किया कि आपका जो खर्चा आया वो 20 लाख का आ गया, तो वो प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड बजट था आपने उससे ज्यादा जो है इसमें पैसा लगा दिया, क्योंकि जब ज्यादा पैसा आप लगा देंगे तो आपको रिटर्न लेने में भी ज्यादा समय करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट फील हो जाएगा। तो हमें सारी चीजों को ध्यान रखना है, टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान रखना है, बजट कंस्ट्रेंट को ध्यान रखना है और प्री डिटरमाइंड कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में हमारा है प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। तो अभी तक तो हमने प्रोजेक्ट डेफिनेशन को समझ लिया। अब अगर प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट को डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया है या यूं कहें कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट सिचुएशंस में प्रोजेक्ट को अलग अलग तरह से देखा गया है, अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। और इसीलिए यहाँ पे जितने भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वो उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। जैसे अगर हम पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन है क्वांटिफाइएबल एंड नॉन क्वांटिफाइएबल प्रोजेक्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हम बेनिफिट्स को कैलकुलेट कर सकें वो हमारे क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट कहलाएंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हम बेनिफिट को कैलकुलेट ना कर सकें, मेजर ना कर सकें, ऐसे प्रोजेक्ट हमारे नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट कहलाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर किसी पावर जनरेशन सेक्टर की बात कर लीजिए, या किसी माइनिंग सेक्टर की बात कर लीजिए, या फिर किसी मिनरल डेवलपमेंट सेक्टर की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन या जनरेशन होता है उन सभी चीजों से आप बेनिफिट अर्न करते हैं और उस बेनिफिट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं हमारे क्वांटिफाइएबल प्रोजेक्ट के अंदर में आएंगे। वही अगर हम नॉन क्वांटिफाइएबल प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट अरबों रुपए लगा देती है, ठीक है, लेकिन उन अरबों रुपए लगाने से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं दिखता है, क्वांटिफाइएबल प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट तो देखिए बहुत है, हम जो भी डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, जो भी राफेल खरीद रहे हैं, जो भी क्या बोलते हैं हथियार खरीद रहे हैं, या फिर जो भी गोला बारूद खरीद रहे हैं, जो भी तोप खरीद रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को सुरक्षा मुहैया करा रही है, ठीक है, लेकिन उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा, मतलब आपको फाइनेंस के टर्म में आपको कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा होगा। तो ओवरऑल ऐसे समझिए कि जहां पे आप फाइनेंशियल बेनिफिट कैलकुलेट कर सकें तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्वांटिफाइएबल प्रोजेक्ट बोलते हैं, और जहां पे आप फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं वो नॉन क्वांटिफाइएबल प्रोजेक्ट है। जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट को उससे कुछ डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी में लोगों का डेवलपमेंट होता है, लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षा पाते हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो कि जिसने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया उसको कुछ डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये सारे प्रोजेक्ट जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है हमारे नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट कहलाते हैं।
ये तो ओवरऑल प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी प्रोजेक्ट को बेनिफिट के, फाइनेंशियल बेनिफिट के टर्म्स में हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम जो दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्शनल प्रोजेक्ट है। मतलब हम क्लस्टर के हिसाब से, सपोज करिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको एक सेक्टर में डाल दें, इरिगेशन एंड पावर सेक्टर है उनको हम एक सेक्टर में डाल दें, इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग सेक्टर उनको एक सेक्टर में डाल दें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर उनको हम एक सेक्टर में डाल दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर उसको हम एक सेक्टर में डाल दें। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जिस तरह का है, ठीक है, उसका जो जैसा क्राइटेरिया है, जैसा वो जिस सेक्शन से वो बिलोंग करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम प्रोजेक्ट को क्लासिफाई करें। मतलब जो उस प्रोजेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस बेसिक प्रॉपर्टी की बिहाफ पे हम प्रोजेक्ट को यहाँ जब क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्शनल प्रोजेक्ट। तो सेक्शनल प्रोजेक्ट में आपके एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी आ जाएंगे, इरिगेशन एंड पावर सेक्टर भी आ जाएगा, इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर भी आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर भी आ जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आ जाएगा, और बहुत सारे सेक्टर आ जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया सेक्शनल प्रोजेक्ट। तो ये सेक्शनल प्रोजेक्ट भी मार्केट में एग्जिस्टिंग सारे प्रोजेक्ट को कवर करता है। ये देखिए यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये पहला क्लासिफिकेशन जो हमारा क्वांटिफाइबल एंड नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट, ये मार्केट में एग्जिस्टिंग हर एक प्रोजेक्ट को कवर करता है, लेकिन उन सभी प्रोजेक्ट को इसने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट एंड नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो सेक्शनल प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, मतलब प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में उसको क्लासिफाई कर दिया है। थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स मतलब कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, इकोनॉमिक के बेसिस पे, मार्केट की नीड के बेसिस पे अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। अब टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इसको कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे देखिए पहला क्लासिफिकेशन जो है टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का, पहला है फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। दूसरा है कॉस्ट ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। तीसरा है मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। अब अगर पहले इसी टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में अगर पहले क्लासिफिकेशन की बात करें जो कि फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन है, तो बेसिकली जो फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन है इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कैपिटल इंटेंसिटी और दूसरा है लेबर इंटेंसिटी। मतलब आप फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करिए, उससे आपके इंडस्ट्री की जो इंटेंसिटी है, प्रोडक्शन की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। वही कह रहा है कि फैक्टर इंटेंसिटी मतलब आप फैक्टर को बढ़ाइए और इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट may be classified as capital intensive or labor intensive. Means if large investment is made in plant and machinery, the project will ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव मीन्स अगर हम
ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जहाँ अगर आप अपने इंडस्ट्री में अपने इन्वेस्टिंग कैपिटल्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे मशीनरी में बढ़ा दिया, प्लांट्स को सेटल करने में बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। जैसे यहाँ कह रहा है इफ लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन प्लांट्स एंड मशीनरी द प्रोजेक्ट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल इंटेंसिव। वहीं अगर ऑन द अदर हैंड प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विल बी टर्म्ड एज लेबर इंटेंसिव। मतलब अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मशीनरी पे बेस्ड है, ठीक है, तो मशीनरी पे बेस्ड है मतलब आपको वहां पे कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ेगा, मीन्स इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, उसके टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग कराने के लिए उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कैपिटल इंटेंसिव ने आपको पूंजी कैपिटल इंटेंसिव में आपको कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, मशीनरी में हो गया, ठीक है, प्लांट को सेटअप करने में हो गया, मैन पावर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में हो गया। वहीं अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें हम मशीनरी यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैन पावर से काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव में अगर ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विल बी टर्म्ड एज लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को दो तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ मशीनरी लग रही हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ मैन पावर से हम काम करवा रहे हैं। तो जिसमें मशीनरी लग रही हो वहां पे हम जो खर्चा करेंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो कैपिटल लगाएंगे, मशीनरीज पे लगाएंगे, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे मैन पावर से काम करवाते हैं वह उस ऐसे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट। तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन था हमारा टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। इसमें पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। दूसरा है हमारा काजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। काजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन मतलब प्रोजेक्ट को लगाने का कुछ ऐसा कारण बना, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई, कुछ ऐसे आपको कुछ कॉज दिखे, कुछ ऐसे कारण आपके सामने आए जिसकी वजह से आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया। जैसे इसमें देखिए कह रहा हूँ द बेसिस ऑफ काजेशन प्रोजेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। तो काजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, डिमांड बेस्ड और दूसरा रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोजेक्ट। डिमांड बेस्ड का मतलब ये है कि आप अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो मार्केट में एग्जिस्टिंग डिमांड के बेसिस, जैसे पहले योगा क्लासेस और वीएलसीसी की क्लासेस नहीं हुआ करती थी जिसमें हम लोग वेट लूज कराने के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, योगा अपने सेहत को स्वस्थ रखने के लिए हमें योगा की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह के जो नए नए प्रोजेक्ट्स आए मार्केट में वो मार्केट की डिमांड को देखते हुए है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम डिमांड बेस्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसमें वो है रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोजेक्ट। कुछ सेक्टर्स में आप कुछ स्टेट्स में आप देखते होंगे आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो वहां एग्जिस्टिंग उस स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाले रॉ मटेरियल के बिहाफ पे वो बनाया जाता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले, महाराष्ट्र में अंगूर ग्रेप्स की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपको जो किशमिश के जो प्रोजेक्ट होंगे या किशमिश की जो इंडस्ट्री होगी या जो फैक्ट्री होगी वो आपको महाराष्ट्र में ही ज्यादा दिखेंगे, ठीक है, आपको अपने यूपी में या फिर किसी अदर स्टेट में नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ जो प्रोजेक्ट जो हमने स्टेबलाइज किया, प्रोजेक्ट जो हमने सेटअप किया, वो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग लोकेशन में मिलने वाले रॉ मटेरियल के बेस पे हमने प्रोजेक्ट लगाया, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोजेक्ट। तीसरा है हमारा इसमें मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन मींस हम उस इंडस्ट्री, उस कंपनी, उस प्रोजेक्ट की साइज के बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को जो है कई पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी उस इंडस्ट्री, उस प्रोजेक्ट के साइज के बेसिस पे, उसमें इन्वेस्टिंग कैपिटल के बेसिस पे हम जो है उस प्रोजेक्ट को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखे। पहला क्लासिफिकेशन था हमारा बेनिफिट के टर्म में, अगर उस बेनिफिट को हम उस फाइनेंशियल बेनिफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो हमारा प्रोजेक्ट क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट कहलाता है। अगर उस फाइनेंशियल बेनिफिट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो ऐसा प्रोजेक्ट हमारा नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट कहलाता है।
दूसरा क्लासिफिकेशन था हमारा सेक्शनल प्रोजेक्ट, मतलब हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में क्लासिफाई कर रहे हैं। तीसरा था हमारा टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स और एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को देखते हुए हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारा पहला था फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम फैक्टर्स के बिहाफ पे हम प्रोजेक्ट को क्लासिफाई करते थे। जैसे फैक्टर क्या था, अगर सिर्फ मशीनरी लग रही है इंडस्ट्री में, ठीक है, तो वो हमारा क्या था, कैपिटल इंटेंसिव था। अगर सिर्फ लेबर से काम करवा रहे हैं इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट में, तो हमारा लेबर इंटेंसिव था। तो यहाँ जो फैक्टर है, वो फैक्टर या तो मशीनरी हो सकता है, वो फैक्टर या तो लेबर हो सकता है। तो यहाँ जो इंटेंसिटी ओरिएंटेड है, वो या तो मशीनरी है, ठीक है, अब मशीनरी खूब बढ़ाते जाएंगे, इंडस्ट्री का भी बढ़ती जाएगी, लेबर खूब बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने फैक्टर्स के बिहाफ पे यहाँ क्लासिफिकेशन किया। दूसरा था हमारा काजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, मतलब किसी कारण की वजह से हमने वो प्रोजेक्ट लगाया। वो कारण क्या था, वो कारण डिमांड था। वो कारण क्या था, वहाँ लोकल मार्केट में मिलने वाला रॉ मटेरियल था, क्योंकि वहां पे वो रॉ मटेरियल हमें आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। मतलब महाराष्ट्र में अंगूर आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए जो किशमिश के प्रोडक्ट है वो ज्यादातर महाराष्ट्र में ही लगते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, सो मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन में बेसिकली आप उस इंडस्ट्री की, उस प्रोजेक्ट की साइज साइज और उसमें इन्वेस्टिंग कैपिटल के बिहाफ पे आप उस प्रोजेक्ट को जो है स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल या मीडियम स्केल में क्लासिफाई करते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक डेफिनेशन और प्रोजेक्ट के क्लासिफिकेशन। थैंक यू।